Today we are discuss about the charge। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने चार्ज बता दिया कैसे चार्ज की खोज हुई थी। आज जो है किसी वस्तु को आवेशित कितने कैसे किया जाता है, तो मुख्यतः बेटा इनका हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए घर्षण द्वारा। पहला पॉइंट है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में होता क्या है कि जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ घर्षण कराई जाती है या उसे रगड़ा जाता है, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है या मूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा मूस की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ घर्षण किया जाता है तो इसमें एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है। अर्थात एक वस्तु पर यदि धन आवेश होता है तो दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके हैं, कांच की छड़ का आवेशन। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम जो होता है रेशम पर क्या होता है, ऋण आवेश हो जाता है। इस पर कौन सा आवेश हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब है कि जब दो वस्तुओं के मध्य घर्षण कराया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों वस्तुओं पर आवेश होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। एक वस्तु पर धन आवेश तो दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा है आपका सेकंड पॉइंट है चालन द्वारा आवेशन। दूसरा पॉइंट है चालन द्वारा आवेशन। इसमें उदाहरण के तौर पर दो गोले लेते हैं, एक ए लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं बी। अब मान लीजिए कि गोले ए पर कुछ आवेश है और आपका गोला जो बी है वो अनावेशित है। गोले ए पर कुछ आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश है। गोला बी जो है इस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात ये अनावेशित है। जब गोले ए को बी के संपर्क में लाया जाता है तो गोला ए से आवेश की कुछ मात्रा गोले बी पर चली जाती है, जिससे गोले बी पर भी कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस अवस्था में गोला ए भी धनावेशित हो जाता है और गोला बी भी धनावेशित हो जाता है। और दोनों गोलों पर जो आवेश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, समान होती है। यदि गोला ए पर धन आवेश है तो इसको स्पर्श कराने पर गोले बी पर भी धन आवेश उत्पन्न होगा। इस विधि को हम क्या करते हैं, चालन द्वारा आवेशन करते हैं। चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति क्या होती है, एक समान होती है। इस कंडीशन में जो आवेशन होता है इसमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अर्थात ए से कुछ आवेश क्या होते हैं, बी पर चले जाते हैं। अब तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में हम सिंपल सा है कि एक हम धातु का गोला लेते हैं जो अनावेशित है
और इसके पास में एक चालक छड़ लेते हैं। मान लीजिए इस चालक छड़ पर धनावेश है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है और परमाणु में दो प्रकार का आवेश होता है। उसका नाभिक धनावेशित होता है और जितना उसमें धन आवेश होता है उतना ही उसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अर्थात हमारा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे ये चालक छड़ को गोला के इस गोले के पास में लाते हैं तो जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। इसके कारण इस अनावेशित गोले में जो धन और ऋण आवेश की मात्रा बराबर है तो धन आवेश के कारण इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये छड़ के पास चले आते हैं और जो धन आवेश होते हैं वह छड़ से दूर चले जाते हैं। इस प्रकार से अगर गोले अनावेशित गोले ए के पास में एक चालक छड़ को लाया जाता है तो प्रेरण द्वारा ऋण आवेश छड़ के पास में तथा धन आवेश प्रतिकर्षण के कारण गोले के दूसरे साइड में चले जाते हैं। जब इस गोले को भूसंपर्कित करते हैं अर्थात पृथ्वी से इसे जब जोड़ देते हैं, आदि कर देते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण धन आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है और इसका ऋण आवेश क्या होता है, इस गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अब प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि छड़ पर अगर धन आवेश है तो इस गोले पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के कुल 3 मेथड है। पहला आपका मेथड है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा जो है यह प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आप लोगों ने देखा किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम लोग 3 मेथड का प्रयोग करते हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण। घर्षण में जो होता है आवेश होता है दोनों वस्तुओं पर परस्पर विपरीत होता है, एक पर धन आवेश होगा तो दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश। चालन मेथड में एक वस्तु पर अगर धन आवेश है तो दूसरी वस्तु पर धन आवेश होता है और दोनों में इस कंडीशन में आवेशों का पुनर्वितरण होता है। तीसरा जो कंडीशन है प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें भी दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। अब इसके बाद अगला जो है आवेश के गुण आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेश का गुणधर्म। अगला पॉइंट है आवेश का गुणधर्म अर्थात आवेश कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है। तो बेटा इसमें पहला है आवेशों के योज्यता का नियम। आवेशों के योज्यता के नियम में यह कहता है किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा उसमें सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु में सपोज कर लीजिए कि यह कोई वस्तु है, इसमें आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, तो इसमें कुल आवेश होगा Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अर्थात पहला ये योज्यता का नियम कहता है कि किसी वस्तु में कुल आवेश की जो मात्रा होती है अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं आवेशों के योज्यता का नियम। दूसरा जो है आवेशों के निश्चलता का नियम। दूसरा आवेशों के निश्चलता का नियम
निश्चलता के नियम में यह बताता है कि जैसा बेटा थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार आप जानते हैं कि किसी वस्तु का गतिज द्रव्यमान जो होता है विराम द्रव्यमान बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अर्थात इसके थियरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान और गतिज द्रव्यमान दोनों अलग अलग होता है, अर्थात किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके गति पर निर्भर करता है। परंतु यहाँ पर ये जो आवेश के निश्चलता का नियम है इसमें यह कहा गया है कि किसी वस्तु का पर जो आवेश उपस्थित होता है यह वस्तु के या निकाय के गति पर निर्भर नहीं करता। जितना आवेश विराम अवस्था में होगा, अर्थात जो विराम अवस्था में आवेश होगा उतना ही आवेश क्या होगा उस वस्तु पर गति की अवस्था में होगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी निकाय के आवेश पर निकाय की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निकाय के गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका है। तीसरा आपका है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेटिव लॉ ऑफ चार्जेस। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी वस्तु पर या पूरे ब्रह्मांड में आवेश की मात्रा सदैव क्या बनी रहती है, निश्चित बनी रहती है। तो ये आपका आवेश संरक्षण का नियम। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट, या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की संपूर्ण मात्रा जो होती है सदैव क्या बनी रहती है, नियत बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। चौथा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फोर्थ पॉइंट जो है चौथा है ये आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण चौथा आपका नियम है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है। एक क्वांटीकरण में कहता है किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी निकाय पर आवेश की कुल मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। अब इसको हम अगर Q से लिखते हैं तो प्लस माइनस Ne, जहां पर n जो है n बराबर 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है और इस मान E को हम मूल आवेश कहते हैं जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुना। तो ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवेशों का क्वांटीकरण। इसको न्यूमेरिकल अगर पूछता है किसी कार पर आवेश की कुल मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है Q बराबर प्लस माइनस Ne, n बराबर है 1 2 3 माने पूर्ण संख्या है और E जो है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुना। अर्थात किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुना, या इसका 2 गुना होगा 3 गुना होगा या 4 गुना होगा, वो भिन्न में कभी नहीं होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, एक आंकिक प्रश्न जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में इस पर आंकिक प्रश्न पूछ लेता है। अब जैसे एक आंकिक प्रश्न है किसी वस्तु पर
पर 1 कूलाम का धनावेश है तो वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब ऐसे आपको प्रश्न पूछ दिया और इसके बेसिस पर आपको हल करना है। तो इसमें दो चीजें पूछ दिया था, इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी और कितनी कमी और वृद्धि होगी। तो इसमें इसका आंसर लिखते समय विशेष बात का ध्यान देना है कि जब धन आवेश होगा तो सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और जब ऋण आवेश होगा तो सदैव क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तथा ऋणावेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ये दो बात विशेष आप ध्यान देंगे कि जब किसी वस्तु पर धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और जब किसी वस्तु पर ऋण आवेश होगा तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब आते हैं हम प्रश्न हल करने के लिए आते हैं। इसमें आप देख लो इसमें क्या क्या दिया है। फर्स्ट दिया है ये Q बराबर 1 कूलाम दिया है और क्या दिया है, धनात्मक दिया है और आपको n ज्ञात करना है। स्मॉल e बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। तो आपको n बराबर आप फार्मूला लिख सकते हैं Q अपॉन n बराबर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, n बराबर हो गया Q अपॉन e। तो Q का मान आप रखेंगे 1 और इसका मान 1.6 गुणे 10 घाते माइनस, तो ये आ जाएगा 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन की कमी। फिर आप एक बार देख लो, इसमें आपका दिया है धनात्मक आवेश दिया है, इसलिए Q का मान फार्मूले में कितना रखोगे, 1 रखेंगे। n का मान पूछ रहा है, स्मॉल e का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, इस फार्मूले में रखेंगे। Q का मान 1 कूलाम, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम रखेंगे। जब 1 में इसकी भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाता है 6.25 × 10⁻18। क्या होगा, चूंकि धन आवेश है इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इस प्रकार बोर्ड में अक्सर इस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस सिद्धांत पर क्वांटीकरण के सिद्धांत पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम लोग आते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश बेटा एक अदिश राशि है। ये किस प्रकार की राशि है, आवेश अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या रखा गया है, मात्रक इसका है कूलाम। कूलाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो एक वैज्ञानिक था, कूलाम नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने आवेशों के बीच ये लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल की खोज की थी, इसलिए उसके सम्मान में आवेश का मात्रक क्या रखा गया, कूलाम। अब बेटा ये 1 कूलाम बराबर जो होता है, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होता है।
इसका बीमीय सूत्र आपको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? बीमीय सूत्र। तो m घाते 0 हो जाएगा, l घाते 0 हो जाएगा, t घाते 1 हो जाएगा और a घाते कितना आप लिख दोगे? 1। इसका बीमीय सूत्र कितना हो गया? m घाते 0, l घाते 0, t घाते 1 और a घाते 1। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। इसको सिंपल में ESU से प्रदर्शित किया जाता है। तो मुख्यतः आप इसको याद रखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या रखा गया? कूलाम रखा गया और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या रखा गया? स्टेट कूलाम। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक आती है ये कूलाम का नियम। सबसे इस चैप्टर के जो मुख्य टॉपिक है उसका नाम क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1750 ईस्वी में आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता था उसके बारे में अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि ये दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और दूसरा क्या है? Q2 आवेश है। अगर इनके बीच की दूरी क्या है? r है, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की गणना की गई थी इसके द्वारा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेश लिया, एक Q1 था और दूसरा क्या था? Q2। इनके मध्य की दूरी क्या थी? r थी। तो उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। बल की दिशा जो होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर बेटा ये Q1 आवेश है और ये Q2, ये दोनों को केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा है, O डैश है। अब ये बल की दिशा इस दिशा में होगी और इस दिशा में होगी। तो कूलाम के अनुसार जो ये बल होता है F समानुपाती क्या होगा? Q1 Q2 और दूसरा हो गया F समानुपाती 1/r²। पहला इसका स्टेटमेंट है कि दोनों दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और दूसरा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यदि इनको दोनों को मिला दिया जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? r²। अब इसको आगे आप हल करोगे तो यह होगा कि Q1 Q2 बटे r²। अब आप जानते हो समानुपाती जब हटाया जाता है तो एक नियतांक दिया जाता है, इस k को हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। इस k का मान निर्वात के लिए होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85
10⁻12 इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों एक बार फिर देख लो, यही आपका कूलम्ब का नियम है, F समानुपाते Q1 Q2 तथा F समानुपाते 1/r² या F समानुपाते Q1 Q2 बटे r² या समानुपाते हटाए गए तो F समानुपाते K Q1 Q2 बटे r², जहाँ K क्या है आपका समानुपाती नियतांक है। इस K का मान 9/10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान कितना होता है 8.85 -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यही दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों, किसी अन्य माध्यम में रखे हों जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो ये आपका फार्मूला जो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r² हो जाता